ऑलरेडी सेंड यू स्पीच प्रिपरेशन का जो फोल्डर मैंने भेजा है उसमें ऑलरेडी जितना लिखा हुआ है वो सारी चीजें मैंने समझा रखी है। तो स्पेसिफिकली अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिए। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन, बट यू शुड नो योरसेल्फ व्हाट ऑल थिंग्स you should be able to relate, what all things I have already told you in the class and what all things you don't know. ठीक है, वो फोल्डर एक बार अच्छे से देख लो, जो भी डाउट हो रहा है उसको पूछ लो। इधर खाली लिसन हियर केयरफुली। स्पीच प्रिपरेशन क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, इट इज द प्रोसीजर व्हिच यू go through, which your brain goes through basically when you are preparing for a speech, standing in front of the audience, you will feel it delivering. ठीक है, जो आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे उस सारी चीजों को आप, वो जो प्रोसेस होता है पहले माइंड में प्रिपेयर करते हैं, फिर पेपर पे लिखते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी चीजों का प्रोसीजर जो मिक्सचर होता है उसे हम स्पीच प्रिपरेशन कहते हैं, जिसका डेफिनेशन आपको गिवन है। If you want, you can find more definition for speech preparation that is simpler and easy to remember. ठीक है, speech preparation is nothing but a procedure where you dig deep and research to get the information, basically brainstorm the idea around which you want to deliver a speech, and after that you prepare a standard structured format through which you will be speaking or you can expressing your views, opinions on the topic, also keeping in mind the audience that you are presenting in front of. ठीक है, ये basic definition है, बहुत ही simple definition है which you can write on your own. आप खुद से भी इसका definition लिख सकते हैं। There is nothing special that I am telling you. There is nothing कोई अलग से concept आपको नहीं बता रही हूँ जो already नहीं बता पाए। Yes, क्या बातें हो रही है उधर? Yes, so as we look through all the concepts that I have already sent you, यहाँ पर कुछ basic concepts हैं जिनमें आपको हो सकता है कि doubt हो. So let's look at the steps that you have to follow throughout the speech preparation. ठीक है, जो steps आपको basically follow करने पड़ते हैं. So the first step is, in one concise statement, what is the purpose of this speech? That means you have to define. You have to define the purpose or the motive of your speech. यानी कि क्यों ये speech लिख रहे हैं, इसको आपको एक one sentence में compress करके बताना होगा. Why is it necessary to find the theme or the motto? जरूरी है आपके लिए, अगर आप मोटिवेशन जो है आपका या फिर जो भी मोटिव है उसको पता करना इतना जरूरी क्यों है आपके लिए? आप ऑडियंस को अच्छे से समझा पाए, ठीक है। और अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू सम टॉपिक दैट इज नॉट इन योर इंटरेस्ट, मतलब आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है उसके बारे में, या आपको पसंद नहीं है। पॉलिटिक्स हो गया, ये सारी चीजों से आप दूर रहना चाहते हैं, राइट। बेसिकली देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स that you are very much not detached from. ठीक है, आपको या तो पसंद नहीं है या कोई इंटरेस्ट नहीं है या आप बता नहीं सकते, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, if you cannot define the motive, if you cannot define the interest or you can say the importance of writing this speech, आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप अपने ऑडियंस को मोटिवेट कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब कोई सब्जेक्ट आपको नहीं अच्छा लगता है और टीचर को ये बात पता होती है तो वो आपको क्या करते हैं, वो आपको एडवांटेज बताते हैं, द बेसिक रियल लाइफ यूटिलाइजेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट, ठीक है। वो क्यों करते हैं? सो दैट यू हैव समवॉट ऑफ द इंटरेस्ट दैट दे कैन share with you, so that you can get some interest and at least get some motivation to at least study the basics of this subject, ठीक है। तो अगर आप वहां पर थीम कॉन्साइजली एक स्टेटमेंट में बता रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को भी मोटिवेट कर रहे हैं, प्लस यू आर मोटिवेटिंग योर ऑडियंस टू गेट इंटरेस्टेड इन दी सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर सबका? कोई डाउट नहीं?
let's move on to the second point, that is who is the audience, what is the main interest in this topic. इसका मतलब क्या कि ऑडियंस आपकी कौन है. ऑडियंस एनालिसिस पढ़ाया था, ठीक है, इन डेप्थ नहीं बताया था, बट बेसिस आपको बता दिया था. ठीक है, बातें क्यों हो रही हैं, मेरे को आवाज आ रही है बहुत सारी. इफ यू वांट टू टॉक यू कैन, इफ यू थिंक देयर की ऑडियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. आपका ऑडियंस जो है वो किस एज ग्रुप को कंप्राइज कर रहा है. यस, क्या बातें हो रही है, तुम दोनों कंटिन्यूअसली बातें कर रहे हो. दोबारा तुम दोनों में से किसी को भी बोलते देखा तुम यहाँ बैठे थे. आपको यहाँ पर जानना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो किस क्या एज ग्रुप में कॉन्प्राइज है, यानी कि वो यूथ में आती है, ठीक है, या वो चिल्ड्रन की कैटेगरी में आती है, या फिर वो ओल्ड एज की पीपल की ओल्ड एज की कैटेगरीज में आती है. यानी कि आपको बेसिकली पता करना है कि एज ग्रुप इतना मैटर क्यों रखता है. whenever you are comprising your audience, whenever you are doing an audience analysis, the first category that comes up is your age. वो क्यों इतना मैटर रखती है, can anyone tell me? आपकी ऑडियंस का एज ग्रुप किस कैटेगरी में आता है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है. रिलेट करने के लिए किससे. एग्जैक्टली, आपके थॉट्स अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ऑडियंस कंस्टिट्यूट ऑफ पीपल फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 21 to 30, इस एज ग्रुप में मोस्टली लोग या तो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या फिर जॉब कर रहे होते हैं. They can relate to both the things. If you're talking about college studies or if you're talking about the job profile, they can relate. All the people in this age group can relate to that first year experience or your college experience. They can relate to that. ठीक है, अगर मैं यहाँ एज ग्रुप की बात करूँ 45 to 60, ये आपके पेरेंट्स के एज ग्रुप की कैटेगरी होती है. इसमें अगर आप स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल पबजी, हमेशा नेगेटिव कमेंट्स ही आएगा. देयर इज 1% चांस दैट योर पेरेंट्स विल बी सेइंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट दिस, राइट और नॉट. दैट मीन्स एज ग्रुप पता चलते ही आप कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मेरी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अंडरस्टूड. दैट्स व्हाई ऑडियंस एनालिसिस में बहुत ही बेसिक चीज होता है एज ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपका है, दैट मीन्स यू नो अबाउट योर ऑडियंस, उनके इंटरेस्ट आपको पता चल गए. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपका टॉपिक से क्या इंटरेस्ट, आपका टॉपिक से क्या इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग यू सम टॉपिक्स दैट यू आर नॉट पर्सनली मोटिवेटेड अबाउट, लेट्स से अगर मैं फाइनेंस के बारे में बात करूं या इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, आप लोग को उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहेगा, बिकॉज इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफाइल. ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है. बट इफ आई एम बी टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ये सारी चीजों से आप बहुत दूर जा चुके हैं. You will not be able to relate to the concept that an art student can. ठीक है, तो ये चीज जो होती है, if I'm giving you topic at such and such topic that is related to let's say politics, ऐसा नहीं है कि politics से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपके लाइफ. You are basically invented from the politics, but still आपको इंटरेस्ट नहीं, and because of that you are not able to relate or get something interesting. Yes, खड़े हो तो बहुत बच्चे उधर से, बीच वाला ब्लू शर्ट, यस, खड़े हो जाइए. खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, दो ही ऑप्शन है, या तो जल्दी खड़े हो जाओ तो बाहर जाओ. आइएगा, यस, कम हियर. आप इधर आइए, मुझे नहीं सुनना है कोई एक्सक्यूज. यहाँ खड़े रहो, नहीं, फेस दिस साइड, फेस दिस साइड. और अगर पलटे तो कहीं बैठो. यस, सो एज आई वाज टॉकिंग, हो गया बच्चे, मिल गया. यस,
एज आई वाज टॉकिंग, आपका जो ऑडियंस से कनेक्शन होता है वो तभी हो पाएगा जब आप खुद में इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है टॉपिक, तो आप क्या करेंगे, आप उसका बेसिकली एडवांटेज खोजने की कोशिश करेंगे, समथिंग दैट विल माइट इंटरेस्ट यू, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स का हर एक एस्पेक्ट आपको इंटरेस्ट नहीं करता है, देयर माइट बी समथिंग वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट दैट माइट ग्रैब योर अटेंशन, और उस चीज को पकड़ के आपको वहां पर एक बेसिक स्ट्रक्चर ओपिनियन आपका तैयार करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। बिकॉज आप में अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे ऑडियंस, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट अ रिलेशनशिप व्हेन द फर्स्ट स्पीकर इज ऑलरेडी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। तो आपका ऑडियंस और स्पीकर का रिलेशनशिप स्टेबलाइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर खुद का इंटरेस्ट भी बढ़ाना जरूरी है, सो यू नीड टू नो। यस, और किसी को खड़े होना है यहाँ पर। You need to know what things is interesting related to your topic, ठीक है। Now the third point we have discussed, yes, fourth point is what additional research can I do। अगर जो टॉपिक्स अभी तक पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, if you don't understand anything that you can raise your hand and ask the questions, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 is what I can do for the research part, यानी कि जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, मान लो कि कोई टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक है, आपको इंटरेस्टिंग तो बहुत लग रहा है, लेकिन आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, यू आर फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स, राइट, यू हैव नॉट स्टडीड द होल इकोनॉमिक्स राइट नाउ, even if you complete all of your courses, still you won't be able to study all of the economics, ठीक है। economics is a very vast subject, तो आपको अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया गया है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ही नॉलेज है, ठीक है, मान लो एक चैप्टर में एक पैराग्राफ ही लिखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अगर उसके ऊपर स्पीच लिखना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to do a very in-depth research so that you get the proper facts and material and your audience will be able to relate to that, ठीक है। अगर मान लो आपकी ऑडियंस 45 to 60 एज ग्रुप है, उनको रियल लाइफ नॉलेज है इकोनॉमिक्स के बारे में, राइट, तो इफ यू वोंट बी एबल टू रिलेट टू देम, तो सुनेंगे नहीं आपकी बात, राइट, दे वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट on your talk, they won't be able to connect with you, so basically what you have to do, बच्चे फोन रखो नीचे, what you have to do is you have to get the ideas that will be interesting for you as well as your audience, so that you can maintain a connection and it should be interesting also। ऐसा नहीं कि सिर्फ facts ही facts बताए जा रहे हैं या statistical data ही बताए जा रहे हैं, it should be the minimum amount of facts and data, पहले ही बताया। स्पीच में जितना मिनिमाइज कर सकते हैं आप फैक्चुअल डाटा, सिर्फ आपकी ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए चाहिए आपको डाटा, क्योंकि बिना ओपिनियन को सपोर्ट करते हुए आप स्टेटमेंट अगर नहीं दे रहे हैं, तो फिर भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये ऐसी हवा में कुछ भी बोल रहा है, इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है, राइट। So you have to have minimum amount of data that can support your opinion, that can support your viewpoint, but बहुत ज्यादा अगर रखोगे तो वो भी डिस्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैनेजमेंट का कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, अगर रियल लाइफ आपको एग्जाम्पल नहीं दिया जाए, इट विल गेट वेरी बोरिंग, राइट। अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, कोई भी डाटा नहीं दिया जा रहा है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया जा रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, कुछ देर बाद आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा उसमें, राइट। So you have to have a connection of a proper balance between the fun facts and the actual statistical data, ठीक है। इन दोनों का एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड और बैलेंस्ड प्रपोर्शन आपकी स्पीच में रहना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए आपको रिसर्च करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या कि क्या आपको मैंने सब टॉपिक्स बताया था, राइट। Every speech that you are starting to write, you should start with the subtopics. अगर आपको सब टॉपिक्स पता है, तो अगर आप स्पीच भूल भी जाते हैं, तो आप सब टॉपिक्स के बेसिक नॉलेज के थ्रू उसको एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी ये जो प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर आके ब्लैंक हो जाते हैं, वो इसलिए बिकॉज यू हैवंट प्रिपेयर्ड दैट लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स, ठीक है। अगर वो सब टॉपिक्स आपके दिमाग में रहेंगे, आप कम से कम मिनिमम 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आप बोल सकते हैं, इतना काफी होता है आपकी ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब करने के लिए। आफ्टर दैट यू विल रिलैक्स योरसेल्फ, आप खुद ही रिलैक्स हो जाएंगे 1 मिनट के बाद,
and you will remember all the things that you have prepared. ठीक है, you should have that particular proportion prepared. सब टॉपिक्स अगर आपके पास प्रिपेयर्ड हैं, मान लो कि एक सब टॉपिक्स में से आप कोई फैक्ट भूल जाए, ठीक है, फैक्ट भूलना बहुत आसान होता है, ठीक है, इट इज इजीली रीराइटेबल इन योर ब्रेन, क्योंकि डाटा हो गया, डेट्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, ये बहुत बोरिंग होता है, तो इसको रिप्लेस करना बहुत आसान होता है विद फन फैक्ट्स. तो आप भले डाटा भूल जाओ लेकिन फन फैक्ट्स तो याद रहेंगे, एग्जाम्पल याद रहेगा, या फिर आप रियल लाइफ स्टोरी से रिलेट कर सकते हो. और even if you have nothing in your mind, you can start with a fictional story if you have a correct creative idea. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अमृता एंड हरप्रीत, ठीक है, दोनों ने एक साथ एक ही कंपनी में काम किया, एक ही पोजीशन पे काम किया, एक ही सैलरी पे ज्वाइन किया, ठीक है. अब अमृता ने क्या किया, she thought that अभी ना 3 महीने बाद से she started saving, ठीक है, एफडी करा रही है, आरडी करा रही है, एसआईपी करा रही है, कुछ भी करा रही है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट उसने चालू कर दिया. हरप्रीत ने सोचा कि अभी तो मैं यंग हूँ ना, क्यों सेविंग करूंगी, ठीक है, थोड़ा एंजॉय करते हैं. उसने अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदी, ठीक है, महंगे महंगे शूज, जिमी चू खरीदा, ठीक है, यस अरमानी खरीदा, ठीक है, और महंगे महंगे पर्स लेके आ रही है वो, एंड शी स्टार्टेड पर्स, हैंडबैग, पर्सेस. अरे कोई भी लड़की है बच्चे, गजब खा लेगा. This is an imaginary story, na? You don't have to be the only Harpreet in the world. No, you are not the only Harpreet in the world. No, right now you are, but I told you this is a fictional story. तो यहाँ पर जो है हरप्रीत ने अपना पैसा जो है वो सेव नहीं किया. She started enjoying her life. अरे यार, I'm not talking about you. I'm not talking about you. अच्छा ठीक है, हम हरप्रीत का नाम चेंज करके एक्स रखते हैं, ठीक? नहीं, हम संजना रख देते हैं, ठीक? अभी ठीक है, हम अर्पिता एंड संजना रख देते हैं, ठीक है. तो संजना ने क्या किया, यहाँ पर संजना ने अपना पूरा जो है एंजॉय किया यूथ, ठीक है, उसने बहुत सारी चीजें अपना बेसिकली शी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन हर हैप्पीनेस, ठीक है. अब 5 ईयर आफ्टर 5 इयर्स संजना को लगा कि अब मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, तो शी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग हर मनी आफ्टर एंजॉयमेंट ऑफ 5 इयर्स. एंड अमृता ने क्या किया, अमृता ने 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद छोड़ दिया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसने जो भी एफडी आरडी जो भी बनवाया था सब तोड़वा लिया, ठीक है. बेसिकली शी जस्ट केप्ट इट ऑन हर इन हर बैंक अकाउंट. ऐसा नहीं कि उड़ाया पैसा, लेकिन उसने अपना पैसा रख दिया. एंड अराउंड आप कह सकते हैं 8 लाख 7 लाख उसका इन्वेस्टमेंट पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है. अब संजना ने क्योंकि अभी स्टार्ट किया तो वो इतनी जल्दी तो रुकेगी नहीं इन्वेस्टमेंट, ठीक है. अब आफ्टर लेट्स से 12 इयर्स, आफ्टर 12 इयर्स संजना का जो सेविंग्स था that reached up to 20 lakhs, ठीक है, क्योंकि उसने कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट किया. अर्पिता ने क्योंकि यहाँ पर 5 इयर्स तक छोड़ दिया तो उसका आगे नहीं बढ़ा है सेविंग्स, ठीक है. इवन दो शी हैड हर सेविंग, शी कुड हैव मोर देन संजना, बट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है. तो इससे क्या सीख मिली, सेविंग करते रहना चाहिए और एंजॉयमेंट भी जरूरी है. यस, दोनों इक्वली करना चाहिए. बेसिकली यहाँ पर आपका फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपका मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपका इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है. दैट्स व्हाई यू कैन यूज द सेम स्टोरी फॉर एनी ऑफ द टॉपिक्स दैट इज बिलोंगिंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ मार्केटिंग, राइट? मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, जो भी बैकग्राउंड से. यस, लास्ट में क्या डिस्कशन होने लगा, 2 मिनट छोड़ते नहीं है, बस तुम्हारा वहां पर किटी का पार्टी शुरू हो जाता है.
So basically you can use these type of fictional stories which are in a very broad sense. इससे क्या होगा कि आपका क्रिएटिव माइंड तो लगेगा ही, उसके अलावा आप इन्हीं सेम स्टोरीज को यूज करके अलग अलग कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल बना सकते हैं, राइट? आप अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्रिएट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक का आपको मिलेगा, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका स्पीच एंटरटेनिंग भी रहेगा और अटेंशन ग्रैबिंग भी रहेगा, प्लस इट विल ऑलवेज बी अ रिमेम्बरेंस इन योर ऑडियंसेस माइंड, ठीक है? वो हमेशा के लिए आपकी ऑडियंस के माइंड में कैप्चर हो जाएगा. दे माइट नॉट रिमेम्बर योर फैक्ट्स, दे माइट नॉट रिमेम्बर यू, बट दे विल रिमेम्बर दिस स्टोरी, राइट? ओके, तो ये हमारा 5th पॉइंट है, that how to give a sub topic in your speech before you start writing, so that you can have sub topics. आपके पास टॉपिक बेसिकली रहे ताकि आप उसको एक्सपैंड करके स्पीच लिख सकें, ठीक है? नाउ move on to the 6th portion. 6th point is what supporting information and stories can I, okay, 6th point I've already explained, ठीक है? कि क्या सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन और आपको स्टोरीज चाहिए आपके पॉइंट को एक तरह से आप कह सकते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है? क्योंकि यू नीड इंफॉर्मेशन. यस, ग्रीन शर्ट, लास्ट बेंच, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, आओ जॉइन योर फ्रेंड. यस, जॉइन योर फ्रेंड. और अगर यहाँ बात किया ना तो दोनों यहीं बैठोगे. Yes. Next point, point number 7. What visual aids, if any, do I need? That means कि यहाँ पर अगर visual aids की जरूरत है, visual aids का क्या मतलब? आपने ये चीज नोटिस की होगी कभी, अगर कोई लाइव परफॉर्मेंस देता है, ठीक है? तो sometimes what it happens, they call up the volunteers to give some example. क्या करना है, समझना है क्या? Yes. तो 7th पॉइंट है विजुअल एड्स का अगर आपको नीड है. विजुअल एड्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रही थी कि अगर आप स्पीच दे रहे हैं या लाइव परफॉर्मेंस कहीं पर हो रही है, तो आपने देखा होगा कि कई बार कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है स्टेज पर, राइट? तो उसको ऐसा क्यों किया जाता है? फर्स्ट एग्जाम्पल, कई बार कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ थ्योरी में बताकर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, ठीक है? आपको उसके लिए स्टोरीज बतानी होगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना होगा, और ऑल्सो you have to include the audience in them, ठीक है? आपको इंक्लूड करना होगा उसमें ऑडियंस को, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर अगर ऑडियंस में इंक्लूड किया तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है ये भी मैं बता दूं. फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर वॉलंटियर में खड़ा करती हूँ, ठीक है? इसके साथ मैंने कोई एक्टिविटी की एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया आपको. इसको अपनी लाइफ भर वो चीज याद रहेगी कि मैं स्टेज पे गया था, मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, राइट? इसके साथ साथ जितने इसके दोस्त हैं, इसके फैमिली मेंबर है, सबको याद रहेगा कि मेरा एक दोस्त था, मेरा भाई था, वो स्टेज पे गया था, उसके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है? ऑल्सो बाकी के जितनी ऑडियंस हो उनको सबको लगेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं भी स्टेज पे जाऊंगा, मेरे साथ भी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, राइट और नॉट? सो दिस क्रिएट्स अ वेरी अनटैंजिबल बॉन्ड विद योर ऑडियंस, ठीक है? और इसे आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, इनफैक्ट आपकी ऑडियंस को भी पता नहीं चलेगा कि उस तरीके का कोई बॉन्ड फॉर्म हो गया है. विजुअल एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है. दैट्स व्हाई प्रेजेंटेशंस आर यूज्ड इन योर ऑफिसेस, ठीक है? आपके मैनेजमेंट के जितने भी ऑफिस होते हैं, कितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, उन सभी में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक विजुअल एड के थ्रू एक प्रेजेंटेशन शो करते हुए आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या बातें हमारे प्रोजेक्ट में, हम किस किस तरह ये प्रोजेक्ट फॉर्म करेंगे, क्या क्या हमारे प्रॉफिट्स निकलेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन निकलेगा, एवरीथिंग. वो तो आप बिना दिखाई भी कर सकते हो, लेकिन विजुअल एड से क्या होता है, इट ऑलवेज हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड मोर, ठीक है? चाहे आप 1000 बार कॉन्सेप्ट समझा लीजिए, लेकिन जितनी बार आप उसको समझाएंगे उतनी बार उनका दिमाग जो है कहीं ना कहीं एग्जाम्पल खोजेगा. So if you are using a visual aid for that, they will be stabilized, ठीक है? उनका माइंड जो होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा, उन्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
ठीक है. All right, moving on to step number 8. Do I have an effective opening grabber? Opening grabber का मतलब होता है आइस ब्रेकर भी कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर इनिशिएटर भी कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया, आपका जो स्पीच होता है या जो भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका जो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट जो है दैट इज डू आई हैव एन इफेक्टिव ओपनिंग ग्रामर. ठीक है, ओपनिंग होता है आपका आइस ब्रेकर होता है या इनिशिएटर होता है. आपका जो भी स्पीच आप दे रहे हैं स्टेज पर, अगर आपने 1 मिनट के अंदर अपनी ऑडियंस का अटेंशन आपने ग्रैब कर लिया, दैट मींस इट विल बी वेरी इफेक्टिव. ठीक है, वो भले आपकी पूरी स्पीच याद रखे या ना रखे, लेकिन जो हमेशा आपने स्पीच दी है, इस टॉपिक पे दी है, वो चीजें याद रहेंगी. ठीक है, इट इज ऑलवेज वेरी मतलब माइंड को एंगेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. ठीक है, इफ यू आर यूजिंग सम एग्जांपल लाइक स्टोरी, ठीक है, अगर आप इनिशिएटर में स्टोरी यूज कर रहे हैं, then it is very much effective for us. ठीक है, if you are using some let's say quotations, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है, तो भी बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, अगर आप कोई जो ट्रैक कर रहे हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा. एंड द लास्ट वन इज इफ यू आर यूजिंग टेक्निकल टर्म्स, तो उसको आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है. Any technical terms that is not related or that is not known to your audience. अगर 10% ऑडियंस भी ऐसी है जिनको नहीं पता, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनेजमेंट और बीएसआईटी के स्टूडेंट्स को साथ में बैठा, तो जरूरी नहीं है कि दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर है, पॉसिबल ही नहीं है. कुछ टेक्निकल टर्म्स उन्हें पता है, आपको नहीं पता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको पता है, उन्हें नहीं पता है. तो बेसिकली when our audience constitutes these things, what we have to do is we have to define those terms which we think that even the 10% or 50% of our audience do not know. तो ये सारी चीजें जब आप इनिशिएट करते हैं इससे, तो आपकी ऑडियंस आपको समझती है ज्यादा. ठीक है, उन्हें लगता है कि हमसे कनेक्शन बैठाया जा रहा है, they feel supported and they feel needed. ठीक है, ऐसा नहीं लगता है कि यार हमें तो कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बीबीएम, बीबीए और बीएससीआईटी को बताऊं, तो मेरे पास मैनेजमेंट के स्टूडेंट ज्यादा हुए, बट स्टिल अगर मैं बीएससीआईटी को लेफ्ट आउट फील करा रही हूँ, देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन द ऑडियंस, दे विल नॉट बी लिसनिंग एंड दे विल क्रिएट अ डायरेक्शन, they will create dissertations or they will create some notes in the audience which will in forward distract you also. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर उस तरीके का कोई भी काम नहीं करना है, मुझे किसी भी ऑडियंस को लेफ्ट आउट फील नहीं करना. ठीक है, and this is what exactly the point of point number 8 is trying to say, कि आपको यहाँ पर इनिशिएट ऐसे करना है. ठीक है, also I have told you something. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन रहता है या स्पीचेस रहता है, it has to be in a way, ठीक है, it has to be in a way where you can explain all the things to your audience. ठीक है, आप सारी चीजें जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ. The only condition is कि आप अपना व्यू इस तरीके से रखेंगे कि आपकी ऑडियंस को बुरा नहीं लगना चाहिए. ठीक है, कोई भी चीज को लेकर उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए. तो अगर ऐसा आप स्टेटमेंट बोलना चाहते हैं, तो अगर मान लो कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस को बुरा लग सकता है, उससे पहले, उस स्टेटमेंट को बोलने से पहले आप प्रूफ कीजिए पहले. ठीक है, आप फैक्ट्स बताइए पहले, सीधे खड़े रहो. आप यहाँ पर उसके बारे में पूरा फैक्ट्स बताइए, पहले प्रूफ करिए कि जो ओपिनियन आपने फॉर्मुलेट किया है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द फैक्चुअल डाटा. ठीक है, ऐसा ही हवा में मेरा ओपिनियन फॉर्म नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पर रिसर्च की है, मैंने यहाँ पर फैक्ट्स गैदर किए हैं एंड बेस्ड ऑन दैट मेरा ये ओपिनियन है. भले आपको बुरा लगे, लेकिन मेरे पास फैक्ट्स है प्रूफ करने के लिए, राइट. सो बिलीविंग दिस थिंग्स, आपको ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपना स्टार्टर जो है, इनिशिएटर जो है, आइस ब्रेकर जो है, वो फॉर्मुलेट करना है. ऑल्सो व्हेन यू डू सेमिनार्स, ठीक है, सेमिनार्स में आइस ब्रेकर का बहुत बड़ा इनिशिएटर होता है. अगर आपने आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज नहीं कराई तो सेमिनार को माना जाता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. क्यों
क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि सेमिनार्स में बहुत कम लोग इनवाइट किए जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका जो सेमिनार होता है उसमें हर एक मेंबर को एक दूसरे के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर एक्टिविटीज जो कराई होती है उनके लिए उनको एक तरह से ट्रस्ट बॉन्ड फॉर्म करना जरूरी होता है। तो इस चीज के लिए आपको आइस ब्रेकर एक्टिविटीज करानी होती है, ताकि वो एक दूसरे के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जाने, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन जाने। तुम दोनों को भी खड़ा होना है क्या, ये और वो? Just because you're hiding your face, just because you're murmuring like flies, doesn't mean that I won't be able to hear it. ठीक है, 2 बार छोड़ दिया है, तीसरी बार दोनों यहाँ मुर्गा बने। Yes. Point number 9 is in my life, in my final summary, how will I plan to tell them what's in it for me? इसका मतलब क्या कि ऑडियंस को ये बताना कि आपने मेरी जो स्पीच सुनी उससे आपका क्या फायदा हुआ, ठीक है? क्योंकि ऑडियंस, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, दिस इज फेवरेबल फॉर यू, बट ऑडियंस को आपके ओपिनियन जान के क्या फायदा हुआ, ये भी तो बताना जरूरी है, ठीक है? ये कैसे बता सकते हो? गिव मी वन एग्जांपल हाउ यू कैन एक्सप्लेन योर ऑडियंस दैट व्हाटएवर यू आर टेलिंग इज फेवरेबल फॉर देम। प्रैक्टिकली कर, नहीं, वो सब चीज तो आप एक्सप्लेन कर दिए क्या होता है क्या नहीं, ये जान के उनको क्या फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट के सामने, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बेस पे कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको सुन के उनका क्या फायदा होगा? मेरे काम बनेगा ना। वही एग्जैक्टली हाउ दे कैन यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन इन देयर रियल लाइफ, ठीक है? पहला पॉइंट ये हो गया। आप ये चीज बता सकते हैं कि जो भी चीज उन्होंने सेमिनार में या स्पीच में सुनी, डिबेट में सुनी, उनको लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजफुल नहीं है तब आप कैसे समझाएंगे? अगर आपके लिए फायदेमंद नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन आप पास ऑन कर सकते हैं। You can become the carrier of the information. Even if you don't utilize this information yourself, you can become the carrier of this information. आप अपने younger sister brother को ये information दे सकते हैं, आप अपने juniors को ये information देते हैं, especially those seniors who are not familiar with the technology, you can help them. ठीक है, आप मैनेजर अगर बनेंगे तो आपके अंडर कोई वहां पर 35-40 ईयर्स का कोई आदमी काम कर रहा है, उसको कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, आपका काम नहीं है उसका हेल्प करना, right now? So you should have basic knowledge about each and everything, because you will be the managing force in that, ठीक है? आपको अगर पीपल को मैनेज करना है, ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड बहुत ही वास्ट सेक्टर होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई अगर व्यक्ति आपके पास आ रहा है, कह रहा है मैम मुझे ये काम नहीं करना आता, तो आप बोलेंगे मुझे नहीं पता, आप करो अपने आप से। दिस कैन नॉट बी द वे दैट यू आर टॉकिंग, because you are the manager, you are the one who is responsible for getting the work done. Not exactly that, also you have to satisfy your employees too, क्योंकि अगर उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा तो वो कहीं ना कहीं रिवोल्ट करेंगे, ठीक है? which is not good for any company, ठीक है? So what you have to do, you can show your audience that even if this knowledge is not utilizing in your life directly, आप इनडायरेक्टली कैरियर बन सकते हैं किसी और को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की। अंडरस्टूड? ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर 10, हाउ आई पॉलिश एंड प्रिपेयर द लैंग्वेज एंड वर्ड्स आई विल यूज। मतलब कि जो चीजें आपने यूज करनी है, देखो ये चीज हमेशा याद रखना, मैंने बताई भी है पहले, ऑलवेज यूज सिंपल वर्ड्स इन योर स्पीच। आप अपने वर्ड्स में जितने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करेंगे स्पीच में, उतना ज्यादा आपकी ऑडियंस डिटैच हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि एक वर्ड का मीनिंग पता नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ एलिमिनेट कर देंगे, राइट? दे विल एलिमिनेट योर होल पैराग्राफ ऑफ द स्पीच if they don't know the meaning of one sentence or one line or one word, ठीक है? तो आपको यहाँ पर आसान भाषा का उपयोग करना है। What is the difference between general language and the
सिंपल लैंग्वेज एंड द कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। आपको एग्जांपल दे सकते हैं कोई ऐसे वर्ड का जो कि कॉम्प्लिकेटेड है टेक्निकल टर्म्स में, लेकिन उसका एक आसान वर्जन प्रेजेंट है जो कि लाइफ में यूटिलाइज होता है। एंड दिस इज वेरी मच यूज्ड इन मैनेजमेंट। ये मैं बता दूं, मैनेजमेंट के ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो टेक्निकल बुक्स में कुछ और लिखे रहते हैं, लेकिन आप जाइए मैनेजर से, एक्चुअल मैनेजर से बात करिए, वो टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। कैन यू गिव एन एग्जांपल फॉर दैट? नहीं पता? दिस इज योर होमवर्क, इसको लिख के लेके आइएगा। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मैनेजमेंट टीचर्स, ठीक है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए बिकॉज देयर विल बी सम टॉपिक्स दैट यू विल हैव टू डिस्कस इन फ्यूचर। और अगर आप नॉर्मल टर्मिनोलॉजी वहां पर यूज नहीं करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आपकी स्पीच को भी कॉम्प्लिकेट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फाइनेंशियल बजट है, ठीक है, उसका भी एक बहुत ही कॉमन नेम है जो लोगों को मतलब बोला जाता है। In newspaper you can hear that, or in common people words you can hear that. बहुत सारे, जैसे मैंने ईयर फाइनेंशियल ईयर बजट जो होता है या ईयर एंडिंग जो होता है, ठीक है, ईयर एंडिंग पे आपका जो क्लोजिंग किया जाता है, ठीक है, या फिर आपका जो स्टॉक मार्केटिंग होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है, इन सभी चीजों के आपका जो है सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जा सकता है। और एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि सिर्फ बुक्स में यूज की जाती है या मैनेजमेंट के स्टूडेंट टीचर्स या मैनेजमेंट के आप कह सकते हैं एचआर मैनेजमेंट के जो ह्यूमन रिसोर्सेज के पीपल होते हैं उन्हीं तक रह जाती है टर्मिनोलॉजी। इसके बाहर के लिए यू शुड बी यूजिंग सिंपल वर्ड्स दैट आर नोन फॉर अदर पीपल, ठीक है, उनके लिए ये चीज जो है एक सिंपल भाषा में, सिंपल शब्द में यूज होती है। एंड यू शुड नो दैट लैंग्वेज बिकॉज अगर आप वो सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल वर्ड, या सिंपल वर्ड्स ढूंढिए, या फिर आप ये कोशिश करिए अगर ये सिंपल वर्ड है तो इसका डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या है या कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी क्या है वो ढूंढिए, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट 11th one is how I prepare a written and concise introduction for myself. आपको खुद का इंट्रोडक्शन यहाँ पर तो जरूरी नहीं है बिकॉज आपके फ्रेंड्स प्रेजेंट हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू दैट यू आर गोइंग टू से इन इंट्रोडक्शन। आप जो भी अपने इंट्रोडक्शन में कहेंगे वो सारी चीजें ये लोग जानते हैं, तो यहाँ पर जरूरी नहीं होता। बट इफ यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस जो आपको नहीं जानते, ना ही नाम से, ना ही बैच से, ना ही रोल नंबर से, कोई भी पहचान नहीं है, शक्ल से हो सकता है देखा होगा आपको कॉलेज में, ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई पहचान उनके पास नहीं है, तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हर एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही कंसाइज इंट्रोडक्शन होता है, उसका नाम, उसका क्लास, ठीक है, उसका बैच, ठीक है, इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत भी नहीं है और इससे कम भी नहीं बताना, ठीक है, ये आपकी पहचान है, ठीक है। अभी आप जिस बैच में हैं, अभी आप जिस कोर्स कर रहे हैं, कोर्स में एडमिशन है आपका, और जो आपका नाम है, इतना ही आपकी पहचान है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भले छोटा लगता है लेकिन अभी के लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स हैव टू बी सेड फर्स्ट, इवन इफ, यहाँ पर देखो मैं इसलिए नहीं टोकती हूँ क्योंकि यहाँ पर आप सब कोई जानते हैं एक दूसरे को, but if you are standing in front of the whole college and you're speaking, in that case you have to introduce with starting your name, batch and your course, ठीक है। Last is, have I taken care of the little details that will help me speak more confidently? इसका बेसिक मतलब यही है कि आपको पूरा प्रोसेस रिवाइज करना है, that each and every step has to be taken care of and you have practiced perfectly before coming up in front of the audience. समझ गए? किसी भी पोर्शन में अगर डाउट है तो यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी। एक बार रीड करिए पूरा जो स्टेप्स है, उसमें से किसी में भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।